Hello everyone, welcome to my channel. Welcome again to my channel, that is lectures by डॉक्टर शिवी भसीन। आज मैं एक बहुत जनरल सा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि स्पेशली बायोटेक के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो प्लेन बीएससी बायोटेक कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं आता है, बीएससी ऑनर्स बायोटेक वालों को भी आता है और शायद एमएससी के सिलेबस में भी कहीं ना कहीं होगा। हर तरफ ये ज़्यादातर बायोटेक का एक कॉमन टॉपिक है। ये है कि यूज़ ऑफ जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, इन दोनों का मेडिकल प्रैक्टिस में क्या इस्तेमाल है। जनरली बायो इन्फॉर्मेटिक्स का या जहां हम फंक्शनल जीनोमिक्स पढ़ते हैं वहां पर ये टॉपिक ज़्यादातर सिलेबस में मेंशन्ड होता है। देन इसके बाद हम इसको डायरेक्टली देखते हैं, टॉपिक को डिले ना करते हुए। सबसे पहले जेनेटिक्स और जीनोमिक्स, ये दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। जेनेटिक्स की यदि हम बात करें तो जेनेटिक्स का अर्थ होता है जीन्स की स्टडी, या हम कहें जीन्स के बेसिक स्ट्रक्चर की जो स्टडी है, या बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी, या जिसके अंतर्गत हम मेंडल के लॉज और जितना भी जो भी लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, जो कुछ भी जीन्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। जीन्स की ओवरऑल स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। देन जीनोमिक्स, जीनोमिक्स क्या है? पहले तो हमको ये समझना होगा कि जीनोम क्या है। जीनोम इज द एंटायर सेट ऑफ जीन्स, है ना। दिस सेट ऑफ जीन्स दैट इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोम। पूरा का पूरा जो सेट होता है जीन्स का, और उसमें से कौन सा जीन फंक्शनल है, कौन सा नहीं है, स्ट्रक्चर क्या है उस पूरे जीनोम का, सीक्वेंसिंग क्या है उस जीनोम की, कौन सा पोर्शन प्रोटीन को कोड करेगा, कौन सा पोर्शन प्रोटीन को कोड नहीं करेगा। साइंस की या बायोलॉजी की वो श्रृंखला जिसके तहत हम पूरे के पूरे जीन्स के न सिर्फ अरेंजमेंट को, फंक्शन को, बल्कि उसके डीप हर फंक्शनल एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, वो जो एरिया है वो जीनोमिक्स कहलाता है। जीनोम इज अ सेट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल द जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग पर्टिकुलर प्रोटीन विद असिस्टेंस ऑफ एंजाइम एंड मैसेंजर मॉलिक्यूल। मतलब जीनोम को हम डीएनए के एक सेट के रूप में डिफाइन करते हैं जिसमें सभी जीन्स जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करते हैं वो भी इंक्लूडेड है, और सारे एंजाइम्स और मैसेंजर मॉलिक्यूल्स जो कि जीन्स द्वारा कोड होते हैं वो सभी इंक्लूडेड होते हैं। और जीनोमिक्स की जो स्टडी होती है वो जीनोम की सीक्वेंसिंग करके, जीनोम के सीक्वेंशियल अरेंजमेंट करके, जीन को सीक्वेंशियली स्टडी करके ही पॉसिबल होती है। स्टडी ऑफ जीनोमिक्स इन्वॉल्व्स दी सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस ऑफ जीनोम, और इसके अंदर जो जीनोम की सीक्वेंसिंग है और जो जीनोम का एनालिसिस है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके अंदर हाई थ्रूपुट डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी टेक्निक्स का या शॉटगन मेथड जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इससे असेंबल करते हैं या एनालाइज करते हैं हम जीनोम के एंटायर स्ट्रक्चर और फंक्शन को। यानी कि जीनोम के पूरे स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करने के लिए जीनोम की सीक्वेंसिंग एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेप है, जो जब हम करेंगे तभी हमको पूरे जीनोम का नॉलेज हो पाएगा, है ना। जीनोम का नॉलेज होगा, जीन का नॉलेज होना, जीन का स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट का नॉलेज होना, और ये पता होना कि जीनोम का और जीन के कौन से वो पोर्शन हैं जो कि कोड करते हैं प्रोटीन के लिए। ये मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बताया कि पूरा का पूरा जो जीनोम होता है उसका जो पूरा बॉडी के अंदर प्रेजेंट डीएनए में से केवल 3% डीएनए फंक्शनल होता है। 97% जो डीएनए होता है बॉडी का वो नॉन फंक्शनल होता है, नॉन कोडिंग होता है। ठीक है। एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स का कंसेप्ट आप जानते होंगे कि जो कोडिंग पोर्शन होता है प्रोटीन के लिए जो कोड करता है उसको एक्सॉन बोलते हैं, और जो नॉन कोडिंग पोर्शन होता है जो कि एमआरएनए से रिमूव कर दिया जाता है उसको इंट्रॉन बोलते हैं, और एमआरएनए से इंट्रॉन को रिमूव करने की प्रोसेस को स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ये जब हम आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वीडियोस पे आएंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। देन जेनेटिक्स जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन और बिहेवियर, जीन की स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर की एक कंप्लीट स्टडी होती है। जेनेटिक्स और जीनोमिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिकल प्रैक्टिस में। ये मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये कंट्रीब्यूशन इसका होता है एपिस्ट्रेसिस, प्लेयोट्रोपी, हिट्रोसिस और जीन के लोकाई और एलील का इंटरैक्शन। ये सब तभी हम स्टडी कर सकते हैं इन सभी फिनोमिना को जब हमारे पास जेनेटिक्स और जीनोमिक्स की कंप्लीट नॉलेज हो।
ओके, देन इसके बाद यदि हम देखें तो जीनोम के सीक्वेंस को या मेथड, जीनोम के सीक्वेंस को एनालाइज करने का मेथड भी बहुत ज़रूरी मेथड होता है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी जीनोम सीक्वेंसिंग या जीनोम एनालिसिस का मेथड एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हमें उस जीनोम को सिलेक्ट करना पड़ता है जिसका हम सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम जीनोम सिलेक्ट करेंगे कि हम किसका सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं। देन जो सीक्वेंस जनरेट होती है उसको हम सीक्वेंसिंग सेंटर के ऊपर असेंबल करते हैं। सीक्वेंसिंग सेंटर जैसे BGI, DOE और JGI, इनमें से किसी भी सीक्वेंसिंग सेंटर पे हम इसको अरेंज करते हैं। देन थर्डली जो जीनोम सीक्वेंस होता है उसको एनोटेट करते हैं। एनोटेट का मतलब मैं आपको पहले भी दूसरे वीडियो में, जब मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वीडियो बनाया था, उसमें बता चुकी हूँ कि जो जीन्स होते हैं उनके बीच की जो बाउंड्री होती है उसको असाइन करना कि कहाँ तक एक जीन का एस्पेक्ट रहेगा, उसको एनोटाइज करना जीन एनोटेशन कहलाता है। और अच्छे से सीक्वेंसिंग मेथड्स को समझने के लिए आप मेरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो है वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरी सीक्वेंसिंग टेक्निक्स भी बताई गई हैं और जीन एनोटेशन भी अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है, और आपको चैनल पे इसका लिंक मिल जाएगा। देन एप्लीकेशंस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि जेनेटिक्स और जीनोमिक्स तो ठीक है, हम समझ गए। अब इसकी मेडिकल प्रैक्टिस में क्या यूटिलिटी है, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूं या क्लिनिकल डायग्नोसिस की बात करूं, इसमें इनकी क्या यूटिलिटी, जेनेटिक्स और जीनोमिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है इसमें इतना। तो सबसे पहले जो जेनेटिक्स और जीनोमिक्स की स्टडी है वो हमें डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का नॉलेज प्रोवाइड करती है। कोई भी डिजीज़ डायग्नोसिस टेक्निक, जैसे कि आप बात करते हैं हम जो भी जेनेटिक डिजीजेस होती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, या मान लीजिए पार्किंसन डिजीज़ है फॉर दैट एग्जांपल, या मान लीजिए कोई भी दूसरा डिजीज़ ले लीजिए, कैंसर ले लीजिए, अल्जाइमर डिजीज़ ले लीजिए, इनमें से कोई भी डिजीज़ है, यदि कोई जेनेटिक डिजीज़ है तो उसके बारे में हम तब तक पता नहीं लगा पाएंगे जब तक हमको जीन और जीनोम का कंप्लीट नॉलेज नहीं है। हमको ये नहीं पता पड़ पाएगा कि कौन सा जीन का कौन सा पोर्शन, कौन सा पार्ट है जो कि डिफेक्टिव है, और जब तक हमें ये नहीं पता पड़ पाएगा तब तक न तो हम ट्रीटमेंट मेथड्स पे जा पाएंगे, न ही हमारे जो डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं डिजीज़ को डायग्नोस करने के, वो भी ढंग से डेवलप नहीं हो पाएंगे। आज जो मैक्सिमम यूज़ किए जाने वाले मेथड्स हैं, जैसे अलाइजा है, रिया है, जनरल एक्सरे, NMR यूज़ करते हैं हम, स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड्स कई बार यूज़ किए जाते हैं, सोनोग्राफी मेथड्स कई बार यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में संभव इसीलिए हुई क्योंकि हमें जेनेटिक नॉलेज है और हमें जीनोम का नॉलेज है। देन अगर हमें जीनोम का नॉलेज नहीं हो तो किसी भी डिजीज़ डायग्नोस्टिक मेथड को हम इतने अच्छे से ना तो डेवलप कर सकते हैं, ना ही उसको स्टडी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो डायग्नोस्टिक मेथड्स होते हैं वो तभी सफल होंगे जब हमें कंप्लीट जीनोम का इंफॉर्मेशन होगा, ये नॉलेज होगा। जब तक हमें जीन की पोजीशन, लोकेशन, कौन सा जीन फंक्शनल है, कौन सा पार्ट फंक्शनल है, डिजीज़ का कौन सा पार्ट डिजीज़ कॉज कर रहा है, जीन का कौन सा पार्ट डिजीज़ कॉज कर रहा है, इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तब तक डिजीज़ डायग्नोस्टिक मेथड्स, जैसे कि अगर जो स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी के, उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि प्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए। ऑटो एंटीबॉडीज़, जैसे कि खुद ही का इम्यून सिस्टम जब खुद के ही अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगे, अपने ही बॉडी के कंपोनेंट को एंटीजेनिक मान के उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगे, तो उन्हें एंटीबॉडीज़ को ऑटो एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो ऑटो एंटीबॉडीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए। ये सब तभी संभव है जब हमें पर्टिकुलर जीनोम का और जेनेटिक एस्पेक्ट का आइडिया हो। जब तक नहीं हो तब तक ये स्टडीज़ पॉसिबल नहीं है, और सिमिलरली डिजीज़ ट्रीटमेंट भी तब तक पॉसिबल नहीं। जैसे देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक डिजीज़ ट्रीटमेंट का बिल्कुल सटीक हमें ऑप्शन देती है, वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, डिटेल में आप वहाँ उसे जाके समझ सकते हैं, बट शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जीन थेरेपी का मतलब है कि जो भी जीन डिजीज़ कॉज कर रहा है उस डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट करना, उस डिफेक्टिव जीन को सही जीन से रिप्लेस करने की जो प्रोसेस है वो जीन थेरेपी कहलाती है। तो ये सब आपको कैसे पता पड़ेगा कौन सा जीन डिफेक्ट कॉज कर रहा है, ये पता होना तो आपको ज़रूरी है ना। तो जब तक आपको वो रिस्पेक्टिव जीन नहीं पता होगा जो कि डिफेक्ट कॉज कर रहा है, तब तक आप उससे होने वाले प्रॉब्लम को नहीं उससे होने वाले प्रॉब्लम को नहीं एनालाइज कर सकते। तो उसके
उसके लिए आपको जीन का नॉलेज होना और जीनोम का नॉलेज होना बहुत असेंशियल है। जब तक आपको वो नॉलेज नहीं होगा तब तक आप इसको आगे डिजीज़ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओके, देन तीसरी बात हुई ड्रग टारगेट की। देखिए, ड्रग टारगेट का क्या मतलब होता है, एक कंसेप्ट समझ लीजिए आप कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारे मेडिकल फील्ड में चलता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज़ या ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन का यूज़, वो हमेशा सही नहीं है और हर जगह फिट नहीं बैठता। मतलब क्या, मान लीजिए मुझे कोई डिजीज़ हुआ, ठीक है, और आपको भी वही डिजीज़ हुआ। अब मुझे डॉक्टर ने जो दवाई दी वो मुझे तो सूट कर गई, लेकिन आपको वो दवाई सूट नहीं कर रही। ऐसा आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन बहुत जगह देखा होगा। तो ये एक फैक्ट है कि सेम डिजीज़ में ना तो कोई पेशेंट सेम सिम्टम जनरेट करे, ये भी ज़रूरी नहीं है, और उसे सेम दवाई सूट हो जाए, ये भी ज़रूरी नहीं। जैसे हाल ही में कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के सिम्टम हर किसी में अलग अलग हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को सर्दी खांसी से वो शो हो रहा है, किसी को वो बुखार से शो हो रहा है, किसी को वो सांस लेने में तकलीफ से शो हो रहा है, और अभी तो कुछ लेटेस्ट रिसर्च हुई है कि किसी को वो स्टमक एक और लूज मोशन से भी डिपिक्ट हो रहा है, और किसी में वो टोटली एसिम्टोमेटिक है, यानी कोई सिम्टम शो ही नहीं हो रहा। तो अगर एक पैथोजन इतनी वेरिएशन किसी इंडिविजुअल में अलग अलग, एक ही स्पीशीज़ के अलग अलग इंडिविजुअल में दे सकता है, तो ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सेम ड्रग हर इंडिविजुअल को सूट करे। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? हर इंडिविजुअल को सेम ड्रग सूट कर जाए, इट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि मुझे जो ड्रग सूट हो रहा है आप में वो ड्रग एलर्जी कॉज कर दे या कोई दूसरी प्रॉब्लम कॉज कर दे। तो जीन और जीनोम की स्टडी हमें ये अलाउ करती है कि हम इस बात का पता लगा सकें कि जो ड्रग मुझे सूट हो रहा है वो ड्रग आपको क्यों नहीं सूट हो रहा। इसके दो कारण हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं यूज़ होगा। इसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लेवल पर दो कारणों से समझाया जाता है। एक है, या फार्मा के टर्म्स में हम इसे समझें तो ये दो तरह से समझा जा सकता है। एक है फार्माकोजेनेटिक्स और दूसरा है फार्माकोजीनोमिक्स। मतलब देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो फार्माकोजेनेटिक्स है उसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई ड्रग ले रही हूँ तो मुझे वो ड्रग सूट नहीं कर रहा, क्योंकि उस ड्रग को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम मेरे बॉडी में नहीं है, या उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म किन्हीं कारणों से मेरी बॉडी में नहीं हो पा रहा, इसलिए वो ड्रग मुझे सूट नहीं कर रहा। ये कैटेगरी कहलाती है फार्माकोजेनेटिक्स। और फार्माकोजीनोमिक्स का मतलब है कि कोई ड्रग अगर मुझे सूट नहीं कर रहा है तो उसमें मेरे बॉडी में जो जीन्स प्रेजेंट हैं, उस ड्रग को मेटाबोलाइज करने वाले प्रॉपर जीन्स मेरी बॉडी में नहीं हैं, इसलिए वो ड्रग मुझे सूट नहीं कर रहा। ठीक है ना? उस ड्रग को मेटाबोलाइज करने वाले जीन्स अगर मेरी बॉडी में नहीं हैं तो वो ड्रग मुझे सूट नहीं करेगा। ये जो कंसेप्ट है जो कि ये कहता है कि अगर आपकी बॉडी में किसी ड्रग को मेटाबोलाइज करने वाले जीन्स उपस्थित नहीं है तो वो ड्रग आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये कंसेप्ट फार्माकोजीनोमिक्स कहलाता है। मतलब जीनोम में कोई गड़बड़ी है, इसे ऐसे याद रखिए, जीनोम में कोई गड़बड़ी है, जीनोम में जीन से संबंधित कोई डिफेक्ट है, इसलिए वो ड्रग आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो रहा। और फार्माकोजेनेटिक्स क्या है? फार्माकोजेनेटिक्स मतलब कोई ड्रग आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो उस ड्रग को मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम आपकी बॉडी में नहीं है, या कुछ भी उस ड्रग को मेटाबोलाइज करने का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आपकी बॉडी में नहीं चल रहा, लेकिन जेनेटिक रीज़न नहीं है। अगर जेनेटिक रीज़न नहीं है और मेटाबॉलिज्म से संबंधित रीज़न है तो वो फार्माकोजेनेटिक्स कहलाएगा। और अगर किसी ड्रग को मेटाबोलाइज करने वाले जीन ही आपकी बॉडी में नहीं है और वो ड्रग आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जीन्स और मैल फंक्शनिंग ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी, देन द कंडीशन इज नोन एज फार्माकोजीनोमिक्स। ये दो कंडीशंस इसलिए ज़रूरी हैं कि ये कंडीशंस इस बात को हवा देती हैं कि हर इंडिविजुअल सेम ड्रग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरे लिए जो ड्रग हो आप सूट हो, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए सूट हो। तो एक कंसेप्ट यहाँ और जन्म लेता है जो है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। मतलब मैं अगर डॉक्टर को दिखाने जाऊँ तो मेरी हिस्ट्री देख के मुझे किस चीज़ से एलर्जी है, मुझे क्या ड्रग सूट होता है, मेरी पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री देख के डॉक्टर मुझे पर्टिकुलर बीमारी का ड्रग सजेस्ट करे। ये ड्रग मुझे जो उसने दे दिया, ऐसा नहीं कि आप बीमार हुए मैंने आपको फ़ोन पे कह दिया आपने भी वही ड्रग ले लिया, ये सूट नहीं भी करे मेरा वाला ड्रग आपको,
क्योंकि मेरा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जो है वो मेरी हिस्ट्री, मेरे बैकग्राउंड को देखते हुए बना है। आपकी हिस्ट्री आपके बैकग्राउंड को देखते हुए बनेगा। ओके, ये दो कंसेप्ट, फार्माकोजेनेटिक्स, जहाँ जो ये कहता है कि कोई भी ड्रग अगर आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम और एनी अदर थिंग, देन दैट इज नोन एज फार्माकोजेनेटिक्स। एंड फार्माकोजेनोमिक्स का मतलब है कि कोई भी ड्रग अगर आपकी बॉडी में नहीं मेटाबोलाइज हो रहा है ड्यू टू द मैल फंक्शनिंग ऑफ जीन, देन इट इज़ फार्माकोजेनोमिक्स। एंड देन थर्ड कंसेप्ट है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब है कि कोई भी ड्रग अगर हमारी बॉडी में किसी एक इंडिविजुअल को दिया जाता है तो दैट डजंट मीन कि वो हर इंडिविजुअल को सूट हो जाए। हर किसी का जेनेटिक मेकअप, हर किसी की हिस्ट्री अलग अलग होती है, तो इसलिए ये चाहिए कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एनालिसिस, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो ना देते हुए जो जटिल बीमारियाँ होती हैं उनमें पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन किया जाए, यानी कि हर इंडिविजुअल को अपने अपने हिसाब से स्पेसिफिक ड्रग, अपनी हिस्ट्री और अपने सूट होने के हिसाब से स्पेसिफिक ड्रग डॉक्टर दे। तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जबकि ड्रग टारगेट स्टडी किए गए कि किस, जैसे मान लीजिए किसी बीमारी के लिए आप ड्रग बना रहे हैं, मान लीजिए कोई एक ए बैक्टीरिया है उसके लिए हम ड्रग बना रहे हैं, तो हम देखें कि हमें उस बैक्टीरिया का सबसे पहले उसके जेनेटिक लेवल पे उसका पैथोजेनिक पोर्शन पता हो कि ये पर्टिकुलर पोर्शन पैथोजेनिक है, ये डिजीज कॉज करेगा, इसे मुझे टारगेट करना है। जब तक मैं उस ड्रग को, उस पैथोजेनिक पोर्शन को टारगेट करता हुआ ड्रग नहीं बनाऊंगी तब तक मेरा ड्रग सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो उसके लिए मुझे जीन और जीनोम की पूरे के पूरे सीक्वेंस की नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी मैं उस पर्टिकुलर पोर्शन को टारगेट कर पाऊंगी। तो इसलिए जो आइडेंटिफिकेशन है वो ड्रग टारगेट का, वो तभी पॉसिबल है जब जेनेटिक्स और जीनोमिक्स की पूरी डिटेल्ड नॉलेज हो। जब तक नहीं है तब तक हम वो नहीं डेवलप कर सकते। इसी तरीके से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का जो कंसेप्ट है वो भी इसी से जन्म लिया जब हमें जीन्स की और पर्टिकुलर पोर्शंस की नॉलेज हुई जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे हमने एनालाइज किया कि जो डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअल में वो कहाँ कहाँ हैं, और फार्माकोजेनोमिक्स के हिसाब से क्यों एक दवाई जो एक को सूट करती है वो दूसरे को सूट नहीं करती। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कंसेप्ट भी इसी से जन्म लिया। देन बर्थ ऑफ फार्माकोजेनोमिक्स एंड जेनेटिक्स, ये मैं समझा ही चुकी हूँ कि ये कंसेप्ट कि कोई भी ड्रग किसी भी इंडिविजुअल के अंदर क्यों मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, डिफेक्ट अगर उसके मेटाबॉलिज्म में है खाली तो वो कंडीशन फार्माकोजेनेटिक्स है, और अगर डिफेक्ट उसके मेटाबॉलिज्म में ना हो कि उसके जीनोम में है तो वो कंडीशन फार्माकोजेनोमिक्स है। और दोनों की ही स्टडी तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम जीनोम या जीन सीक्वेंसिंग की स्टडी नहीं करें। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है, वो है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का। यदि हम एक यहाँ बहुत कॉमन कंसेप्ट आता है वो ये होता है कि हम सभी का जो डीएनए है वो बेसिकली तो सेम स्पीशीज़ के हैं हम, तो हमारा डीएनए अलाइक है, लेकिन 100% अलाइक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डीएनए में केवल 99% सिमिलैरिटी हो सकती है, 1% का वेरिएशन ज़रूर होगा जो हर इंडिविजुअल के डीएनए को यूनिक करता है। ठीक है, उस कंसेप्ट को समझने के लिए एक कंसेप्ट समझाया जाता है जिसे कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि किन्हीं दो डीएनए के बीच में जो डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है, जैसे एडेनाइन थायामीन से पेयर करता है, गुआनिन साइटोसिन से पेयर करता है, ये हम सबको पता है। अब ये जो इस सीक्वेंस का अरेंजमेंट है, जैसे 1 नंबर पे एडेनाइन थायामीन से पेयर कर रहा है, दूसरे नंबर पे गुआनिन साइटोसिन से पेयर कर रहा है, तीसरे नंबर पे फिर गुआनिन साइटोसिन से पेयर कर रहा है, और चौथे नंबर में एडेनाइन थायामीन से पेयर कर रहा है। ध्यान से समझना, मैं सीक्वेंसिंग की बात कर रही हूँ। बेस पेयर की जो बॉन्डिंग होती है एक दूसरे से, उसकी जो सीक्वेंस है वो हो सकता है कि 4-5 पोजीशन पर किन्हीं दो इंडिविजुअल में एक जैसी हो, या हो सकता है कि पूरे डीएनए में ये जो सीक्वेंस है पेयरिंग की, 1 नंबर पे एडेनाइन थायामीन, 2 नंबर पे गुआनिन साइटोसिन, 3 नंबर पे फिर एडेनाइन थायामीन, ये हो सकता है पूरे डीएनए में सेम हो, लेकिन ये 100% सेम नहीं होगी। एक ना एक पोजीशन ऐसी आएगी जो मेरे 4 नंबर पे अगर एडेनाइन थायामीन पेयर कर रहा है तो तुम्हारे 4th पोजीशन पे गुआनिन और साइटोसिन पेयर करेगा।
ओके, इसे ऐसे समझिए, यदि मेरे 1 नंबर पे एडेनाइन थायमीन है तो हो सकता है कि 2 से लेके 100 तक सीक्वेंस सेम हो, लेकिन 1 नंबर की सीक्वेंस आपकी और मेरी डिफरेंट हो जाएगी। ये इस तरह से समझा जाना चाहिए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर का जो सीक्वेंस है वो वेरी ज़रूर करेगा फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। दैट इज़ वाई 100% सिमिलैरिटी इन DNA सीक्वेंसिंग इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसकी जो स्टडी है ये DNA को पॉलीमॉर्फिक नेचर देती है। DNA में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जब तक हम DNA के वेरिएंट्स की स्टडी नहीं करेंगे, उसके पॉलीमॉर्फिज्म की स्टडी नहीं करेंगे, न ही हम ड्रग टारगेट्स डेवलप कर सकते हैं, न ही हम फार्माकोजेनेटिक्स में प्रोग्रेस कर सकते हैं, न फार्माकोजेनोमिक्स में, और न ही पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। सो इसकी जो स्टडी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन जीनोम वाइड SNP जीनोटाइपिंग जो है, यानी कि जीनोम की स्टडी, और SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि PCR वगैरह से की जाती है। ये सारी ही चीज़ें सिर्फ तब संभव है जब हम जीनोम को अच्छे से समझ पाएँ, स्टडी कर पाएँ और जीनोम की सीक्वेंसिंग कर पाएँ। यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ये जो कंप्लीट स्टडी है ये पॉसिबल नहीं होगी, ड्रग टारगेट्स नहीं आइडेंटिफाई हो पाएंगे, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन को चैलेंज करती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन को कट करती है, जो ज़्यादा एक्सेप्टेड कंसेप्ट है आज का, उसका बर्थ ही ना हो पाता अगर हम जेनेटिक्स और जीनोमिक्स की नॉलेज हमारे पास नहीं होती। ठीक है, देन आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। हाँ, एक डायग्राम ये और देख लीजिए, जीनोमिक मेडिसिन सर्विसेज, जीनोम का जो स्टडी है वो क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और जीनोमिक रिजल्ट इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। फैमिली केयर, स्क्रीनिंग टेक्निक्स, हम शुरुआत से कई वीडियो मैंने बनाए जो जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक स्क्रीनिंग से संबंधित है, कि किसी भी डेवलपिंग फीटस का जेनेटिक स्टेटस नोन होना चाहिए, तभी उससे संबंधित ये पता पड़ पाता है कि कौन कौन सी बीमारी है जो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है, और मदर को प्रेगनेंसी कंडीशन में ही अलर्ट किया जा सकता है डेवलपिंग फीटस के हेल्थ स्टेटस के बारे में। देन क्लिनिकल सर्विस की नॉलेज के लिए जीनोमिक्स का नॉलेज, जेनेटिक्स का नॉलेज, ये सब बहुत ज़रूरी है। और जेनेटिक्स और जीनोमिक्स के नॉलेज के कारण ही हम जेनेटिक टेस्ट, जेनेटिक स्क्रीनिंग, जेनेटिक डायग्नोसिस, जेनेटिक काउंसलिंग जैसे कंसेप्ट्स को फील्ड पे उतार पाए हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है टॉपिक के अंदर तो वो प्लीज़ मुझे उससे क्वेश्चन करिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछिए और बताइए कि आपको वीडियो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, एंड देन अगर आपको कुछ भी और भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि किसी को नोट की अवेलेबिलिटी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, आपको नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और इसको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।